Good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Today we start lecture number 11 of GK series, and the topic of today is sources of Constitution. In previous video, we discussed about the important 10 provisions which we adopted, borrowed from the different nations of the world. पिछले वीडियो में हमने केवल 10 प्रोविजंस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन आज हम कंट्री वाइज डिस्कशन करने वाले हैं और आज ये जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम सारे सोर्सेज के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कंट्री वाइज चलेंगे, थोड़ा बहुत कंट्रीज के बारे में बताएंगे और थोड़ा बहुत किसके बारे में, प्रोविजन के बारे में। और जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपके टॉपिक्स जो मैं अब करा रहा हूँ, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका एनडीए का है, चाहे वो आपका यूपीएससी का है, चाहे वो एनटीएससी है, जितने भी आपके कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें से आपको वहाँ पर जरूर मिलेगा। सबसे पहले जो आपका कंट्री है वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। कुछ बेसिक्स बताऊंगा यूएसए के बारे में, सारे नोट करते हुए चलना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यूएसए का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था वो कब से स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 4 जुलाई 1776, और बाद में इन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार किया था 1787। 13 कॉलोनीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूके रूल एंड हु हेल्प यूएसए? फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। यूएस की जो करेंसी है वो क्या है? आपकी यूएस डॉलर है। क्या है? यूएस डॉलर। यूएस लीडर कौन से वर्ल्ड का था? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का था। कौन से वर्ल्ड का था? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, पूंजीवादी देशों का लीडर। इवन जो आपका एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, उसका भी लीडर कौन है? आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 1949 में ये बना था, जिसके अंदर 12 सदस्य देश थे उस समय। ये ध्यान रखना है, ये उत्तरी पूर्वी अटलांटिक जो संधि संगठन था, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक जो आपका ट्रीटी संधि और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये 1949 में बना था। कब बना था? 1949। और जिसके अंदर कितने मेंबर कंट्रीज थे? 12। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने गलती से पूर्वी बोल दिया, पूर्वी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं? इसके अंदर 51 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। 51 स्टेट से ये मिलके बना है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन से रूट से बना हुआ है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ आकर संघ बनाना। 51 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, जिसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। ये नाटो का भी हेड है, ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का क्या था? लीडर था। आज भी क्या है? ये लीडर है। एक क्वेश्चन और जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूएसए के बारे में, यूएस ने 1776 से लेकर और 1914 तक, ध्यान रखना, ये पीरियड ऑफ आइसोलेशन था। पीरियड ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। इस पीरियड के अंदर, इस पीरियड में क्या हुआ था कि इसने वर्ल्ड अफेयर्स के मामलों में, विश्व के मामलों के अंदर इसने कोई भी दखलंदाजी नहीं की। इसको कहते हैं पीरियड ऑफ आइसोलेशनिज्म। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व के अंदर ऐसा कौन सा देश है जिसने न्यूक्लियर पावर को यूज किया है? तो वो भी आपका कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जब 6 और 9 अगस्त 1945 को इसने किसके ऊपर? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर क्या किए थे? परमाणु बम गिराए थे, जो जापान के क्या थे? 2 महत्वपूर्ण शहर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं, किससे रिलेटेड? ये बनते हैं आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने अभी यूएस के बारे में आपको बताए। टॉपिक पर आते हैं कि हमने यूएस से क्या क्या लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आइडिया ऑफ प्रीमेबल है, आइडिया ऑफ प्रीमेबल, प्रस्तावना। भारत देश के अंदर हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इस तरह की जो प्रीमेबल है
वो हमने कहाँ से ली है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली है। जो लैंग्वेज है प्रिमेबल का वो कहाँ से लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। दूसरा है बच्चों फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6 में। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये मौलिक अधिकार भी हमने कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या करता है, ये प्रेसिडेंट का क्या करता है, इलेक्शन करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेता है, जिसके अंदर आपके इलेक्टेड कौन होते हैं, एमपीज होते हैं, आपके इलेक्टेड कौन होते हैं, एमएलएज होते हैं, और आपके जो 2 इंपॉर्टेंट आपकी यूटी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, वो इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। जो आपका क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो किसको चुनता है, हमारे देश के राष्ट्रपति जी को चुनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता का प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये हमारे क्या है, ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, विधान पालिका हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कार्यपालिका हो गया, तीसरा कौन सा होगा आपका, न्यायपालिका, ठीक है। इन तीनों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये पहला कंट्री कौन था जिसने इसको अपनाया था, वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ही था। कौन सा था, संयुक्त राज्य अमेरिका। विधान पालिका क्या करती है, कानून बनाती है, टू मेक लॉ, कानून बनाने का काम। इसका काम क्या होता है, कानूनों को लागू करना। और ये क्या करती है, जांच करती है, कानून की व्याख्या करती है। टू एक्सप्लेन द लॉ, टू एग्जीक्यूट द लॉ एंड टू मेक द लॉ, दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और इन तीनों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, ये जो प्रोसेस है, प्रोविजन है, ये हमने कहाँ से ले रखा है, ये हमने यूएसए से ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा इसको और डिटेल में लेके जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, देखिए लेजिस्लेचर का काम अभी मैंने बताया कि क्या होता है, कानून बनाना। विधान पालिका क्या बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है भाई। और आपका जो दूसरा एग्जीक्यूटिव, ये कानूनों को क्या करती है, कानून लागू करती है, टू एग्जीक्यूट द लॉ, ठीक है, लागू करती है, ठीक है। इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानून और लागू किए हुए कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार हमारे किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान का रक्षक किसको कहा जाता है, आपके जुडिशरी सिस्टम को कहा जाता है, न्यायपालिका को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे जो है आपका, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 आर्मेड फोर्सेस। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 आर्मेड फोर्सेस इन इंडिया। 3 आर्मेड फोर्सेस इन इंडिया। भारत देश का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से ले रखा है, यूएसए से ले रखा है। हाँ, इसके अंदर एक बात बताना भूल गया कि मान लेते कोई भी कानून जो बनाया है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि उस कानून को क्या कर सकती है, डिसमिस। ये ध्यान रखना, ये पावर है कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, पहली बात तो ना तो आपकी लेजिस्लेचर ना आपकी एग्जीक्यूटिव छेड़छाड़ कर सकती है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेसिक थ्योरी, जो ये स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी, ये भी किसने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन
अंडर लॉ। कानून के सामने जो संरक्षण है ये भी कहां से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। मैंने फर्स्ट जो आपका कंट्री कराया है वो अभी कराया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो वर्ल्ड का माइटीएस्ट कंट्री है, आपको ध्यान रखना है, जिसकी आज़ादी की शुरुआत 4 जुलाई 1776 में हुई। 1787 तक उन्होंने अपना संविधान तैयार किया। इनकी 13 जो छोटे उपनिवेश थे वो किससे आज़ाद हुए? यूके से आज़ाद हुए। इस आज़ादी में उनका किन्होंने साथ दिया? फ्रांस ने साथ दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि यूएसए जो है ये नाटो जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का क्या था? लीडर था। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का ये लीडर है। ये सारी चीज़ें मैंने किसके बारे में बताई? यूएस के अभी जो 51 जो स्टेट बनाए, ये ध्यान रखना, ये बनाए वॉशिंगटन। ये आपका इंपॉर्टेंट आपका क्या है? ये करंट जीके का क्वेश्चन है कि अभी अभी जो 51वां राज्य जो बना है जो इसकी क्या है राजधानी भी है, वो यूएस का कौन सा है? वॉशिंगटन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन है जो हमने कहां से लिए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए। नेक्स्ट कंट्री जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे वो है अपना ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहां पर हम लिख लेते हैं यूके या ब्रिटेन। देखो, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अब ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 1707 में एक समझौता हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन। ध्यान से सुनना है, एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ? 1707 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड के बीच में हुआ। ठीक है बेटा, जिससे क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1600 में आए थे, 1600 एडी में व्यापारी बनकर आए थे देश के ऊपर। 200 साल से ज़्यादा शासन करने वाली ये अद्भुत प्रजाति थी जिनको हम ब्रिटिशर्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने सिंपल सा फंडा था, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। देखिए, जिस ब्रिटिशर्स की सेना में 5:1, 1857 की क्रांति से पहले 5 भारतीय सैनिक होते थे, 1 यूरोप का सैनिक होता था। तब हम आज़ाद नहीं हो पाए थे। उसका कारण क्या था? कि हम में एकता नहीं थी। 1857 की क्रांति के अंदर भी बहुत से भारतीय राजाओं ने किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। यही कारण था कि जो लोग व्यापारी बनकर आए, 1757 के बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर 1764, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ये 1757 में हुआ। उसके बाद वो संपूर्ण भारत के ऊपर क्या कर बैठे? अपना अधिकार कर बैठे। तो हमने यूके से भी बहुत कुछ लिया है। ब्रिटेन को एक ऐसा देश माना जाता है, इंग्लैंड को, जिसने पूरे विश्व के ऊपर क्या किया हुआ है? शासन किया हुआ है, ऐसा माना जाता है। आप कहेंगे सर नेपाल कभी भी किसी देश के गुलाम नहीं हुआ, तो नेपाल में था क्या? है, ये ध्यान रखना है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? सबसे पहले लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री जो आपका सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि रियल जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो आपका नॉमिनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज वर्किंग लाइक एज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो ये आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया। दूसरा, सिंगल सिटीजनशिप। भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है। ठीक है, यूएसए का अभी मैंने आपसे बात किया तो वहां पर क्या है? डबल सिटीजनशिप है। अमेरिका, यूएस का सिटीजन होना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसे किसी स्टेट का क्या लेना पड़ता है? सिटीजनशिप भी लेना पड़ता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम और फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। और ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? अनरिटन है। एक और इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि इसका जो संविधान वो अलिखित क्यों है? 2 रीजन है भाई, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है वो कागज पे नहीं है, कागज पे है। एक तो ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं बनाया, सबसे पहली बात। इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये किसी संविधान सभा के द्वारा तैयार नहीं किया हुआ है। दूसरा, इट वाज नॉट एनफोर्स ऑन अ फिक्स डेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये किसी निश्चित तिथि के ऊपर लागू नहीं हुआ। यही कारण है कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना जाता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। एक ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। ओके, ये रूल ऑफ लॉ भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कलेक्टर का जो पद है ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। रिट्स, देखिए रिट्स
आर्टिकल 32 जो है वो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहलाता है, संविधान के दिल और आत्मा कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति या सरकार हमसे हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, या कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का ये अधिकार है, ये उनका कर्तव्य है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और वो कौन सी, किसके द्वारा करेंगे, वो रिट्स के द्वारा करेंगे। जैसे कि हैबियस कॉर्पस, अभी नियम है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है। इलीगल डिटेंशन के खिलाफ, इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के लिए क्या हैबियस कॉर्पस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, इसके अलावा मैंडामस भी है, क्यू वारंटो भी है, अधिकार परीक्षा। इस तरह से 5 रिट्स जो जारी कर सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। रिट्स का जो प्रोविजन है वो भी हमने कहां से ले रखा है, ब्रिटेन से ले रखा है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं स्पीकर की। ये वो व्यक्ति होता है जो लोकसभा की कार्रवाई को क्या करता है, संचालित करता है। और ये अपॉइंटेड नहीं होता, ये इलेक्टेड होता है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्पीकर से रिलेटेड। ही इज नॉट एन अपॉइंटेड पर्सन, ही इज एन इलेक्टेड पर्सन। सिंपल सी बात है, जो लोकसभा के मेंबर चुनते हैं, ठीक है। स्पीकर, ये ध्यान रखना है। एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है, ओम बिरला है, ठीक है। पहले कौन थे लोकसभा के स्पीकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, याद रखना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर हो गया। इसके बाद हो गया लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने के जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है, वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है आपके, ये प्रोविजंस हैं जो हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। चाहे वो आपका संसदीय सरकार का सिस्टम हो, चाहे वो आपकी इकहरी नागरिकता हो, कानून का शासन हो, चाहे कलेक्टर का पद हो, चाहे वो रिट्स हो, और चाहे वो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर हो, और चाहे वो आपका लॉ मेकिंग प्रोसीजर हो। नेक्स्ट जो हम कंट्री ले रहे हैं वो है आपका कनाडा। और कनाडा जो है उससे हमारा जो संघवाद है वो काफ़ी प्रभावित है। कनाडा, हाँ कनाडा, ठीक है। कनाडा से हमारा जो फेडरल सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल सिस्टम है, वो कहते हैं कि वो हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है। देखो, क्वासी फेडरल फॉर्म लिखे, क्वासी फेडरल फॉर्म of government in which a federal system with a strong central government, देखो जो संघवाद है, संघवाद में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, केंद्र सरकार और दूसरी संविधान मान्यता प्राप्त इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। ध्यान रखना, हमारा संघवाद कैसा है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स गवर्नमेंट। और ये प्रोविजन हमने कहां से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सीजी एंड एसजी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वो भी हमने कहां से लिया हुआ है, कनाडा से। और मैंने 3 लिस्ट आपको बताई थी इंपॉर्टेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और उसके बाद मैंने आपको रेजिड्यूरी पावर्स के बारे में भी अच्छे से बताया था। नेक्स्ट, इसी से ही हमने क्या लिया, कनाडा से ही हमने रेजिड्यूरी पावर्स ली हुई है। रेजिड्यूरी पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किसके हाथ में होती है, केंद्र सरकार के हाथों में होती है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमने कहां से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है अपना आयरलैंड, जिसको आयरिश है। नेक्स्ट जो है आपका आयरलैंड। आज सारे प्रोविजंस कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या लिया, सबसे पहला DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, 36 से 51 भाग 4 के अंदर क्या है, ये हमारे देश के संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट है इसके अंदर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। देखिए राज्यसभा के अंदर 12, ध्यान रखना है, राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को क्या किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है, किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो 12 लोगों को क्या कर सकता है, राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। लेकिन ये 12 सदस्य काफ़ी रिनोन्ड होते हैं, काफ़ी फेमस होते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, आर्ट में हो सकते हैं, लिटरेचर में हो सकते हैं, साइंस में हो सकते हैं, या आपके जो फिल्म्स वगैरह के अंदर जो काम करने वाले अभिनेता या अभिनेत्री हैं वो भी हो सकते हैं। इन 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है। ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से ले रखा है, आयरलैंड से ले रखा है। कहाँ से ले रखा है, आयरलैंड। मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह भी हमने कहाँ से ले रखा है, आयरलैंड। कहाँ से ले रखा है, आयरलैंड। और राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें एकल संक्रमणीय जो वोट सिस्टम होता है उसके द्वारा हम राष्ट्रपति जी का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो जो तरीका जिसके द्वारा हम राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया हुआ है। तो मेजर 3 है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेकेंड है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, थर्ड है आपका मेथड्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो आपका कंट्री है वो है आपका फ्रांस, जिसको मदरलैंड ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। फ्रांस मॉडर्न रेवोल्यूशन भी सबसे पहले कहाँ हुई, फ्रांस। सबसे ज़्यादा बार रेवोल्यूशन कहीं पर भी यूरोप कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुई तो वो भी कहाँ पर हुई थी, फ्रांस। फ्रांस किसके लिए प्रसिद्ध था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कब हुई थी, 14 जुलाई 1789। उस समय किंग कौन था, लुई 16। वो 9th क्लास में जब पहला चैप्टर हमने पढ़ा तो उसके सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो पूरा सोसाइटी था फ्रांस का वो तीन स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट नोबेलिटी एंड क्लर्जी, थर्ड स्टेट वाज द कॉमन पीपल विच had paid all the taxes to the states and the church. Tithe and tithe were the main taxes which were paid by the फ्रेंच पीपल। सारे के सारे टैक्सेस, टाइल था, टाइल था, धार्मिक कर था, चाहे वो कैसा भी कर था, नमक का कर था, वो सब थर्ड स्टेट देते थे जो कॉमन पीपल से बना हुआ था। फ्रांस से 3 महत्वपूर्ण शब्द देखिए जो हमारे किसी भी लोकतांत्रिक देश का आधार होते हैं। लिबर्टी जिसको हम फ्रीडम कहते हैं, दूसरा इक्वालिटी और तीसरा है आपका फ्रेटर्निटी। ये तीनों हमारे किसके अंदर है, ये प्रीमेबल के अंदर है और तीनों ही हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से। एक महत्वपूर्ण आइडिया लिया है जिस आइडिया का नाम क्या है, रिपब्लिक। क्या नाम है, रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक। इट मीन्स दैट द हेड ऑफ आवर कंट्री इज एन इलेक्टेड पर्सन, ही इज नॉट ऑन हेरिडिटरी पोस्ट। वो किसी हेरिडिटरी पोस्ट के ऊपर नहीं है कि उसका दादा फिर उसका पिता फिर उसका, नहीं। हमारे देश का जो मुखिया होता है वो एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, इट मीन्स उसका चुनाव होता है। तो जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है वो भी हमने कहाँ से ले रखा है, फ्रांस से। नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया जो खुद में क्या है, कंट्री, कॉन्टिनेंट, आइलैंड, ये सारा क्या है अपना ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या ले रखा है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य की जो क्या है स्वतंत्रता है विद इन द स्टेट्स, बिटवीन द स्टेट्स, वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहाँ से लिए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखना है इस चीज का। पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज। कोई भी संधि होती है, उन ट्रीटीज को क्या करना, साइन करना किसके हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ये भी आपका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। इवन आपका जो कॉन्करेंट लिस्ट है, हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, विच कंटेन 52 सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, डाइवोर्स, मैरिज,
सक्सेसर, ये सारे के सारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, और इसमें बोथ गवर्नमेंट, आपका सीजी और एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन अगर टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। तो ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया से ये प्रोविजन हमने लिए हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑल द ट्रीटीज जो कौन बनाती है, जो हमारी पावर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज, ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जिन कानूनों की जरूरत होती है वो नेशनल लेजिस्लेचर बना सकती है। और थर्ड जो हमारा है वो कौन सा है, थर्ड जो अभी हमने पढ़ा है वो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट कंट्री पढ़ेंगे यूएसएसआर ऑब्लिक रशिया। थोड़ा बता देते हैं, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका अगर एग्जिस्टेंस में कहूँ तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था एक 1917 में, उसके बाद ये बना यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ वार्सा पैक्ट। मैंने थोड़ी देर पहले यूएसए के बारे में जब आपको पढ़ाया तो मैंने नाटो के बारे में बताया था। नाटो की तर्ज के ऊपर ये भी क्या था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंदर कितने मेंबर कंट्री थे, 15 मेंबर कंट्री थे। और ये कब बना था ये भी ध्यान रखना है, ये 1955 के अंदर बना था। ये बिल्कुल आपको क्या रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कब हुआ, दिसंबर 1991, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो सक्सेसर कंट्री बना वो कौन बना था, रशिया बना था। कौन बना था, रूस। सोवियत संघ के बिखराव के बाद उसका उत्तराधिकारी राज्य कौन बना, रूस बना। ध्यान रखना है, कौन बना, रूस। और इसका बिखराव कब हुआ, दिसंबर 1991। और जिस आइडियोलॉजी को यूएसएसआर लीड करता था वो आपकी थी सोशलिज्म। और ये ध्यान रखना, ये कम्युनिस्ट स्टेट था, इसलिए ये कौन सी पॉलिसी को फॉलो करता था, कम्युनिज्म। इसको साम्यवाद कहते हैं, ये एक पॉलिटिकल मॉडल था। ये इसको कहते हैं समाजवाद, ध्यान रखना है। ये आर्थिक मॉडल था, ये पॉलिटिकल मॉडल था। कम्युनिज्म में केवल वन पार्टी सिस्टम होता है, केवल एक ही राजनीतिक दल होता है जो चुनाव में भाग लेता है या बनाता है सरकार। सोशलिज्म जिसके अंदर व्यक्तिगत संपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता है, जो भी संपत्ति होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारा किसके बारे में, थोड़ा बहुत मैंने बताया, यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इनको हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11, 4A में है और 51A आर्टिकल के अंदर दी हुई है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर और रशिया से लिए हैं। दूसरा देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी, ध्यान से देखना है, प्लान्ड इकोनॉमी। देखिए, प्लान इकोनॉमी के लिए हमारे कंट्री में 15 मार्च 1950, ठीक है, क्या बना, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता था वो कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर। आज प्लानिंग कमीशन नहीं है जो 15 मार्च 1950 को बना। आज 1 जनवरी 2015 के बाद इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया नीति आयोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब हमारे प्लानिंग कमीशन ने देश का विकास करने के लिए किन को अपनाया था, FYP को अपनाया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। और जो पहला 5 ईयर प्लान आया था वो बच्चों कब आया था, 1951 में आया था। कब आया था, 1951। इसमें 5 साल का ब्यौरा होता है, 5 साल के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज लाएंगे, कितना खर्चा होगा, सारा किसके अंदर दे रखा होता है, 5 ईयर प्लान्स के अंदर दे रखा होता है। और ये 5 ईयर प्लान्स कहीं ना कहीं कहाँ से लिया था, ये भी हमने यूएसएसआर या किससे लिया था, रशिया से लिया था। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। और नीति आयोग का भी जो हेड होता है वो कौन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये 2 प्रोविजन है जो हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर और रशिया से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका है। कौन सा है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो किसके लिए प्रसिद्ध है, नेल्सन मंडेला जी के लिए। नेल्सन मंडेला जिन्होंने अपने 28 साल बिता दिए जेल के अंदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंट्रीज सिटीजन, अपने देश को एक सिस्टम से मुक्त कराने के लिए, जिस सिस्टम का नाम था एपार्थाइड। क्या नाम था,
एपर्थाइड। एपर्थाइड जिसको रंग भेद की नीति कहा जाता था, रंग के आधार पर काले गोरे लोगों के अंदर क्या था, भेदभाव किया जाता था। इस सिस्टम के खिलाफ जो व्यक्ति लड़े, अब ये कौन थे, नेल्सन मंडेला। और ध्यान रखना है कि नेल्सन मंडेला कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थे, वो थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बुक किसकी थी, ये भी ध्यान रखना है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बुक, फेमस बुक किसने लिखी थी, ये भी आपकी नेल्सन मंडेला जी ने लिखी थी। बच्चों जितने पॉइंट मैं बताता हूं ये कोई बकवास नहीं, ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। इनको एक एक पॉइंट को आपको लिखकर याद करना है, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं या आप कोई बाहर से हैं, तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। अफ्रीका से हमने क्या लिया है, सबसे पहले जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना, अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट प्रोसेस क्या होता है, इन द अमेंडमेंट प्रोसेस इफ वी आर चेंजिंग समथिंग इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर कुछ परिवर्तन करना है, तो इसके लिए आर्टिकल 368 के अंदर 3 विधियां दी हुई हैं, 3 प्रोसेस दिए हुए हैं। ये अमेंडमेंट प्रोसेस हमने कहां से लिया हुआ है, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। कुछ सिंपल मेजोरिटी से, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट किया जाता है, और कुछ स्पेशल मेजोरिटी के साथ 50% जो आपके स्टेट्स होते हैं उनकी क्या होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, ये ध्यान रहे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट। और जो प्रोसीजर है वो भी हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ये ध्यान रहे कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही महात्मा गांधी जी ने अपना पहला क्या चलाया था, सत्याग्रह चलाया था। और ये सत्याग्रह किसके खिलाफ था, ये ध्यान रखना, ये था एपर्थाइड सिस्टम के खिलाफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कंट्री आता है वो कंट्री है आपका जर्मनी। एक्सिस पावर, जर्मनी है, एडोल्फ हिटलर। जर्मनी जिसको क्या माना जाता है, कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि एक व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर, एक तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, जो नाजी पार्टी का हेड था, जो नाजिज्म विचारधारा का प्रणेता था, जिसने त्रिपिटिक अलायंस बनाया 1940 के अंदर, त्रिपक्षीय संधि की, जर्मनी, इटली और जापान। और जर्मनी ने सबसे पहले सितंबर 1 को 1939 को पोलैंड के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और यहीं से स्टार्ट हुआ था आपका कौन सा वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये ध्यान रहे, जर्मनी एक्सिस पावर, एक्सिस पावर माना जाता था, एक्सिस पावर जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इसमें से देखना, ठीक है। अब जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, वो तीनों पावर मैं आपके साथ क्या कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। इमरजेंसी पावर में थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, 3 बार लगा है, डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। 100 से ज्यादा बार लगा हुआ है, आज तक नहीं लगा हुआ है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल, ये राज्य आपातकाल है, संवैधानिक आपातकाल। अगर कोई राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो वहां पर क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वहां की राज्य सरकार को हटाया जा सकता है। इसी से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे पहले जो आर्टिकल 356 का यूज हुआ था वो कौन से राज्य के अंदर हुआ था, वो बच्चों केरल के अंदर हुआ था। केरल की साम्यवादी सरकार के खिलाफ हुआ था, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, किसी भी स्टेट के अंदर बनी थी, और 1957 में बनी थी। ये कब बनी थी, 1957 में। ये भी ध्यान रहे 1959 में इसको हटा दिया गया बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल 356। इसके जो हेड थे वो कौन थे, EMS नंबूदरी-पाद थे, EMS नंबूदरी-पाद। तो इमरजेंसी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इमरजेंसी पावर को यूज करती है ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जर्मनी से और हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। मौलिक अधिकार आपसे लिए जा सकते हैं, केवल राइट टू लाइफ विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 के अंदर आपके पास जीवन का अधिकार है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आपसे नहीं लिया जा सकता किसी भी कंडीशन के अंदर। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। और ये हमने कहां से लिए हैं, ये भी हमने लिए हैं जर्मनी से। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी। नेक्स्ट जो हमारा एक छोटा सा देश है जापान। जापान वह देश है
जिससे लड़ा आज उसी का सबसे गहरा दोस्त है। जापान द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच बियर द न्यूक्लियर वेपन, विश्व का अकेला ऐसा देश जिसने परमाणु शक्ति को सहा है। जापान जो विश्व की एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, यूएस के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो जापान का लिया जाता है। जापान देश जो किसी न किसी त्रासदी से घिरा हुआ होता है, कुछ सालों के बाद यहाँ पर कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स। ये सारे ह्यूमन रिसोर्स यहाँ के ह्यूमन कैपिटल है। जापान की सरकार कभी भी हथियारों पर पैसा खर्च नहीं करती है। जापान की सरकार हमेशा पैसों का इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग के फॉर्म में अपने लोगों पर लगाती है। यही कारण है कि जापान के पास वर्ल्ड के बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स हैं। जापान का बायलैटरल एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कि जापान पर अगर कोई देश हमला करता है तो यूएसए के ऊपर हमला समझा जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? नाटो फोर्सेस करेंगे, यूएसए करेगा। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जापान से हमने एक ही लिया है कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि कोई भी जो लॉ है वो एक प्रोसीजर के तहत, एक प्रोसेस के तहत बनेगा। देश के अंदर कोई भी कानून होता है, यहां से हमने लिया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। ये हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमने जापान से लिया है कि देश के अंदर कोई भी कानून बनेगा वो एक किससे लिया जाएगा? एक प्रोसीजर से लिया जाएगा कि वो कैबिनेट बनाएगी, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। कोई भी कानून बनेगा, कोई भी लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाएगी, कोई भी एग्जीक्यूटिव होगा, वो सारा का सारा एक प्रोसीजर। इट मीन्स फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान के अंदर ही वो सारे के सारे नियम है जिनके द्वारा कोई भी हमारे पास क्या बनता है? कानून बनता है। तो वो भी जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या रखना है? अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी डिस्कस 250 आर्टिकल्स दैट वी आर बोरोड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी सी बड़ी चीज़ें, कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर का जो थ्योरी था वो भी हमने कहाँ से लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन 3 से 4 प्रोविजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहला है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम भी हमने कहाँ से लिया? सबसे पहले कि देश संघात्मक शासन होगा। अब संघात्मक शासन का स्वरूप कैसा होगा? वो कनाडा जैसा है। संघात्मक शासन होगा लेकिन उसका स्वरूप कैसा होगा? वो कनाडा से। लेकिन फेडरल स्कीम होगी, वो कहाँ से ली? हमने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली। इमरजेंसी प्रोविजन, देश के अंदर जो आपातकालीन जो उपबंध थे वो भी हमने कहाँ से शुरुआत में ली? 1935। लेकिन वो किसके पास होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे, प्रेसिडेंट के नाम पर यूज करेंगे। वो हमने कहाँ से लिए बच्चों? वो हमने लिए जर्मनी से। कहाँ से लिए? जर्मनी से। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता, ये हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारा जो इंडिया है वो कैसा होगा? ऑल इंडिया फेडरेशन होगा। ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग विद प्रोविंशियल स्टेट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स। देखो बच्चों, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब ये जो आज़ादी आई थी ये कौन से प्लान के तहत आई थी? ध्यान से सुन लेना, माउंटबेटन प्लान के तहत आई थी। 1947 के अंदर आया था, ठीक है। इस प्लान के तहत हमें आज़ादी मिली। उस समय हमारे देश के अंदर 2 तरह के स्टेट होते थे। एक होते थे प्रोविंशियल स्टेट, एक होते थे प्रिंसली स्टेट। प्रोविंशियल स्टेट कौन से होते थे? जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किए जाते थे। किसके द्वारा रूल किए जाते थे? डायरेक्टली जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जिनके ऊपर रूल करते थे, वो प्रोविंशियल थे। प्रिंसली जो हमारे लोकल रूलर्स थे वो इनके ऊपर क्या करते थे? शासन करते थे। आज़ादी के समय 565 देशी रियासतें थी। इन रियासतों से और इन प्रोविंशियल स्टेट से मिलकर ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा। ये भी हमने प्रोविजन कहाँ से लिया था? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया था। पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, है। जुडिशरी होगा, देश के अंदर क्या होगा? एक जुडिशरी होगा।
न्यायपालिका होगी, ये कॉन्सेप्ट हमने तो मोस्टली जो 200 से 250 आर्टिकल थे वो हमने कहां से लिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए थे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस वन बाय वन, कंट्री वाइज कंट्री हमने क्या किया, डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन कौन से प्रोसीजर है जो हमने अपने भारतीय संविधान के अंदर लिए। पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी जीके सीरीज की है सबसे पहले आप उसको देखें और अपना जो नॉलेज है, जो अपना कैरियर है उसको बनाएं। जय हिंद, जय भारत।